हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में हमारा नया जो घटक है समूह गतिशीलता, इसके अध्ययन के लिए शुरुआत की थी, जिसमें हमने समूह का अर्थ क्या है, समूह की निर्मिति कैसे की जाती है, समूह निर्मिति के महत्व या फायदे क्या है, इन सब बातों का अध्ययन कर लिया है। अब आज का हमारा उद्देश्य है कि हम समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, इसका अध्ययन करें। पिछले वीडियोस तक का हम केवल समूह और समूह निर्मिति यहाँ तक ही पहुँच पाए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि समूह गतिशीलता क्या होती है। तो जैसे कि नियोजित उद्देश्य होते हैं किसी व्यवसाय के या किसी कार्य की जो जगह निर्धारित की गई है, उस जगह के लिए एक नियोजित उद्देश्यों की निर्मिति की जाती है। तो उन नियोजित उद्देश्यों को साध्य करने के लिए विभिन्न कार्यों का योग्य रूप में प्रबंधन करना बेहद जरूरी माना जाता है, और उन कार्यों के प्रबंधन के साथ उन कार्यों के मध्य समन्वय रखना, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक कार्य के बीच और दूसरे कार्य के बीच। जैसे कि जितना वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उस निर्माण के मुताबिक विक्रय भी होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन और सेल्स, ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्धारित है। अगर बहुत ज्यादा निर्माण कर रहे हैं लेकिन वो उतने ज्यादा पैमाने पर चीजें बेची नहीं जा रही है, तो निर्माण की और विक्रय की जो यहाँ पे अनुपात बनेगा, उसका जो अनुपात होगा वो सही नहीं होगा। इसीलिए दो अलग अलग कार्यों के मध्य समन्वय रखना चाहिए। दो भिन्न कार्य भी छोड़ दीजिए, अगर एक ही विभाग की हम बात करें, एक ही समूह की अगर बात करें, तो उस समूह में आने वाले कार्यों में भी समन्वय होना चाहिए। समूह में जितने लोग हैं उनके मध्य समन्वय होना चाहिए। इसीलिए नियोजित उद्देश्यों को साध्य करने के लिए सबसे पहले कार्यों का प्रबंधन करो, फिर कार्य प्रबंधन के बाद उन कार्यों के अंदर समन्वय प्रस्तावित करो, एक सूत्रता निर्माण करो, और उसके पश्चात जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उन व्यक्तियों के कार्य क्षमता में जब बढ़ोतरी की जाती है तो उस बढ़ोतरी को, समन्वयन को, एकीकरण को हम कहते हैं समूह गतिशीलता। मतलब अगर अब शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें तो निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य का प्रबंधन करने के बाद कार्य का समन्वय करना, कार्य में एकीकरण करना या एक सूत्रीकरण करना कार्य का, और उसके साथ साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य या कार्य करने वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करने का तात्पर्य समूह गतिशीलता से होता है। और संगठन के अंतर्गत हमने अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग घटकों के लिए अलग अलग लोगों की नियुक्ति की हुई होती है। तो जो संगठनात्मक ध्येय है, जो संगठनात्मक उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समूह को कार्यक्षम बनाना, समूह के मध्य एकीकरण करना, इन सब बातों का तात्पर्य या सामूहिक प्रयत्न में बढ़ोतरी करने के लिए, सामूहिक कोशिशों में बढ़ोतरी करने के लिए जो कार्य किया जाता है उन कार्यों का अंतर्भाव समूह गतिशीलता में आता है। और अगर समूह गतिशीलता की बात करें तो जब उत्पादन करने की बात आ रही है तो उस उत्पादन विभाग के अंतर्गत जब हमें उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चालू रखनी होती है या उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने एक हमारा अपेक्षित या निर्धारित एक सफलता है या हमने सोच के रखा हुआ उद्देश्य है कि हमारा उत्पादन इतने पैमाने पे होना चाहिए, जैसे कि हमने 1000 यूनिट का वहां पे निर्धारित किया, तो 1000 यूनिट कितने दिनों में बनना चाहिए इसकी कार्य सीमा भी मैं निर्धारित करूंगी, समय सीमा भी मैं निर्धारित करूंगी। तो मान के चलिए कि अगर हमारा पूरा सुसज्ज, पूरा यहाँ पे कार्यस्थली हमारी है जहाँ पूरी मशीनरीज, संयंत्र सब लगे हुए हैं, तो 1000 यूनिट का निर्माण अगर मैं बोलती हूँ कि 2 दिन में हो जाना चाहिए मेरे सभी उपकरणों के हिसाब से, मशीन के कार्य क्षमता के हिसाब से, लोगों की कार्य क्षमता के हिसाब से, तो 1000 यूनिट का निर्माण 2 दिनों में करने का जो मेरा उद्देश्य है या जो समय तालिका माने टाइम टेबल जो निर्मित किया है, उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर काम करवाना है तो उस कार्य को उतने गति से करने के लिए जो शक्ति क्रियान्वित होती
है उस शक्ति को हम कहते हैं समूह गतिशीलता, क्योंकि वो एक समूह वहां पे पूरे रूप से कार्यरत होता है जो अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाकर समूह की गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। और वहां पर किसी एक व्यक्ति का नाम ना होते हुए समूह के द्वारा नियोजित समय में निर्धारित काम पूरा किया गया ऐसा कहा जाता है, और वो कार्य करने की जो गति थी उसे नाम दिया जाता है समूह गतिशीलता। अब समूह गतिशीलता के मैंने आपको 3 अलग अलग परिभाषाएं बता दी। अगर आप फिर से समझ नहीं आया होगा तो डबल एक बार अगर वीडियो की शुरुआत देखेंगे तो मैंने 3 परिभाषाएं आपको अलग अलग नाम अलग अलग रूप से यहाँ पे परिभाषित की है। अब समूह, ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको समूह गतिशीलता का अर्थ या तात्पर्य समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी समूह गतिशीलता को समझने का जो सिलसिला है उसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसका अगला टप्पा है समूह गतिशीलता का स्वरूप। फिर समूह गतिशीलता क्या होती है तो अभी तक हमने देखा। तो अगर समूह गतिशीलता हमें हमारे कार्यस्थली में लानी है तो उसका एक निर्धारित स्वरूप है, और उस स्वरूप में आने वाले अलग अलग कार्य हम देखेंगे या यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि जिसके रूप में या जिन कार्यों का अंतर्भाव करने के कारण समूह को गतिशीलता प्रस्थापित होती है या समूह के मध्य गतिशीलता प्रस्थापित होती है, समूह गतिशीलता के साथ काम करता है। तो सबसे पहला स्वरूपीय मुद्दा यहाँ पर जो समूह गतिशीलता का दिया हुआ है वो है योग्य प्रबंधन। तो योग्य प्रबंधन की अगर बात करें तो जो हमारा समूह है उस समूह को गतिशील समूह में अब हमें रूपांतरित करना है, ट्रांसफर करना है। तो एक साधारण समूह और गतिशील समूह, इसमें भिन्नता होती है। तो जब साधारण समूह को हमें कार्यकुशल, कार्यक्षम या गतिशील समूह में यहाँ पे तब्दील करने जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में उसका सबसे पहला स्टेप या पायरी होती है कि कार्य का योग्य प्रबंधन किया जाए। अब कैसे या क्यों ये पॉइंट यहाँ पे पहले नंबर पे आया, तो जैसे कि मैंने शुरुआत ही की कि एक साधारण समूह होगा और एक गतिशील समूह होगा। तो इन दो समूहों के मध्य क्या भिन्नता है, तो साधारण समूह साधारण इसीलिए रहा क्योंकि वो कुछ भिन्न कार्य नहीं कर पाया, कुछ अलग कार्य, कुछ हटके कार्य नहीं कर पाया। लेकिन जो गतिशील समूह है इसकी खासियत, इसकी खूबी उसके कार्य को करने की गतिशीलता है। मतलब गतिशीलता लाना किस चीज से होगा, जब किसी कार्य को, जैसे अभी हमने 5 मिनट पहले एक एग्जांपल लिया था कि जहां 1000 यूनिट का निर्माण 2 दिन में होना चाहिए, तो 1000 यूनिट का निर्माण 2 दिनों में मतलब निहित समय में अगर करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कार्य के हर एक टप्पे का, कार्य के हर एक स्टेप का योग्य प्रबंधन करना पड़ेगा, योग्य मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब उचित प्रबंधन होगा, योग्य प्रबंधन होगा तो कार्य को गतिशीलता प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही नहीं कि आपको किस गांव जाना है, लेकिन आप बस में जाके बैठ गए और जब कंडक्टर आपको पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है तो आप बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है, जहाँ ये बस आखिरी जा रही होंगी वहां की टिकट मुझे दे दो। मतलब आपके कार्य में कोई अर्थ है क्या? नहीं, आप टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आप एक उद्देश्य मन में लेके निकले कि आज मैं वर्धा बस स्थानक से बैठूंगी और सीधा मुझे नागपुर जाना है, तो कम समय में मैं तुरंत नागपुर की गाड़ी देखूंगी, जो फास्ट जाने वाली होंगी वो देखूंगी, उसमें बैठूंगी और नागपुर चले जाऊंगी। मतलब अगर मेरा कार्य के प्रति पहले से निर्धारित एक आकृति बंध है, कार्य के प्रति मैंने सुनिश्चित कर रखा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं कम समय में वो काम कर सकती हूँ। वही अगर हम भटक के क्या करना है ये मालूम न रहते हुए अंधाधुंध काम करने निकलेंगे तो कार्य नहीं होगा। इसीलिए समूह गतिशीलता का स्वरूप के अंतर्गत पहला मुद्दा है योग्य या जिसको हम बोलेंगे उचित प्रबंधन। सही प्रबंधन कार्य का करना होता है। जब कार्यों का सही प्रबंधन किया जाता है, कार्यों का आकृतिबंध पहले से निर्माण होता है,
तो समूह अपने आप गतिशील हो जाता है और कार्य निर्धारित समय में पूरा हो जाता है। दूसरा मुद्दा है निरंतर प्रक्रिया। अब निरंतर प्रक्रिया कैसे समूह को गतिशील बनाती है या समूह गतिशीलता के स्वरूप में आती है? तो समूह गतिशीलता और समन्वयन, कार्य का समन्वयन, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक संगठन है तब तक समूह गतिशीलता कार्यरत रहेगी, क्योंकि आज बहुत मन लगा के काम कर लिया और फिर एक महीना सुस्त बैठ गए, ऐसा चलता है क्या? नहीं। तो जब तक संगठन उपस्थित होगा या संगठन अस्तित्व में होगा तब तक यह प्रक्रिया चलते रहेगी। इसीलिए समूह गतिशीलता को हमने कहा है कि यह निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कोशिश का एक भाग। अब कोशिश का एक भाग कैसे होगा? तो समूह के मध्य 2 अथवा 2 से ज्यादा लोग कार्यरत होते हैं और जब 2 अथवा 2 से ज्यादा लोग कार्यरत होते हैं तो उनके मध्य वैचारिक मतभेद हो सकता है। कार्य के जो पद्धति है या कार्य करने की जो प्रणालियां है उनमें भिन्नता हो सकती है। जैसे एक पुराना एम्प्लॉय है और एक नया अभी जो पढ़ाई करके आया हुआ एकदम न्यू ब्लड है, तो जो पुराना व्यक्ति है उसके काम करने की जो तरीका है या प्रणाली है वो थोड़ी पुरानी होगी। भले ही उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उनका ज्ञान आउटडेटेड हो चुका है। और नए ज्ञान के साथ एक व्यक्ति जो अभी नई तकनीकों को पढ़ के आया है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है पुराने व्यक्तियों के पास, और नए व्यक्तियों के पास है अद्ययावत ज्ञान। तो इन 2 अलग अलग विचार प्रणाली के लोगों को अपने अपनी कमी को स्वीकारना होगा। ये बंदे को स्वीकारना होगा, पुराने वाले को, कि मेरे पास अद्ययावत ज्ञान नहीं है, और नए को स्वीकारना होगा कि मेरे पास अनुभव नहीं है, इन्होंने मुझसे कई ज्यादा धूप छांव के पल देख लिए हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी खूबी का प्रयोग करना है और जो कमियां हैं वो एक दूसरे को, अपनी कमी जो है वो दूसरे से उसकी खूबी के लिए यूज में लाओ और कार्य को अच्छे से करो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एक कोशिश की जा रही है कि जो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कार्य प्रणाली के मतभेद हो सकते हैं, उन मतभेदों को कम करके या न्यूनतम करके जितना ज्यादा से ज्यादा एक भाव या एक समान वृत्ति रख के काम करवाया जाए तो उतनी ही समूह को गतिशीलता मिलती है या समूह के कार्य में गति तीव्र हो जाती है। कार्य बहुत जल्द से जल्द या तीव्र गति से पूर्ण किया जा सकता है। तो फिर ये एकीकरण की, वैचारिक मतभेद मिटाने की, कार्य प्रणाली के जो मतलब वहां पे जो आने वाले लेखनाज है, जो कमियां हैं, उनको कम करने की एक कोशिश मानी जाती है। इसीलिए हम समूह गतिशीलता के स्वरूप का एक मुद्दा ये भी पढ़ रहे हैं कि समूह गतिशीलता लोगों के मध्य, काम करने वाले लोगों के मध्य एक रूपता लाने की एक कोशिश है। तो उसके बाद का जो चौथा पॉइंट है वो है समान उद्देश्य। अब समान उद्देश्य हम पिछले 2 वीडियो में बार पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट शायद से जो बच्चे वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे उन्हें समझ आ गया होगा या याद भी हो गया होगा कि जो व्यावसायिक उद्देश्य है, यहाँ पे समूह के मध्य आने वाले लोगों का अलग अलग, जैसे 5 अगर लोग हैं, उस दिन भी मैंने 5 ही लोग बनाए थे, तो आज 5 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारा समूह थोड़ा बड़ा बनाते हैं। आज मैंने 6 लोग बना लिए। तो ये जो 6 लोग हैं, A, B, C, D, E और F वाले, तो ये अलग अलग नामों के जो लोग हैं और इनका ये समूह है। तो ये जो समूह है, एक दूसरे के हाथ पकड़ के जो बन के ग्रुप बना के बैठे हुए ये लोग हैं, क्या इस समूह के हर एक व्यक्ति का उद्देश्य अपना अपना होगा या होना चाहिए? मतलब A का उद्देश्य अलग, B का उद्देश्य अलग, C का उद्देश्य अलग, ऐसा होगा क्या? कदापि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके उद्देश्य, व्यक्तिशः इनके उद्देश्य मायने नहीं रखते, तो मायने रखता है व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति
ABCDEF जितने भी व्यक्ति हैं ये अपने उद्देश्य बाजू में रखें, दरकिनार करें और व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करें। और फिर जब A का खुद का कोई उद्देश्य नहीं, B का नहीं, C का नहीं, D का नहीं, E का नहीं, F का नहीं, इनका केवल एक उद्देश्य है समूह के रूप में व्यावसायिक उद्देश्य। तो ये जो व्यावसायिक उद्देश्य है, फिर सभी का उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करना, कार्य में गतिशीलता लाना। तो इसीलिए फिर यहाँ पर उद्देश्य कैसा हुआ? समान हुआ, एक जैसा हुआ। और जब समान उद्देश्य हो जाएगा तो लोगों का कार्य करने का एक ही मोटिव है, तो सभी तेजी से काम करेंगे, तो समूह में गतिशीलता निर्माण होगी ही होगी। उसके बाद का पॉइंट है सहकार्य की भावना। कल ही हमने देखे, कल के ही पॉइंट में था जो वीडियो आज अपलोड हुआ है आपके लिए, तो उसमें हमने देखा है सहकार्य की भावना के अंतर्गत कि जब व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके मध्य, या अभी का उदाहरण लीजिए जहां एक व्यक्ति के पास अनुभव है, एक व्यक्ति के पास नया ज्ञान है, तो दोनों के मध्य क्या होना चाहिए? सहकार्य की भावना होनी चाहिए कि जब जिसके पास जो अच्छा गुण है उसका प्रयोग केवल व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करे। और ये कैसे होगा? जब उनके मध्य सहकार्य की भावना या सहकारी वृत्ति निर्माण की जाएगी, और इससे होता है समूह गतिशीलता का विकास, या समूह गतिशीलता में तेजी लाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट दिया हुआ है प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण में क्या आएगा? तो प्रशिक्षण में जब हम विभिन्न क्षेत्रों को, मतलब हमारे कार्यस्थली के विभिन्न क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं कार्य अनुसार, और जब कार्यस्थली का कार्य अनुसार विभाजन कर दिया तो उसके अनुसार ही, मतलब कार्य के विभाजन के अनुसार हम समूह का निर्माण करते हैं। तो जब समूह का निर्माण कर रहे हैं तो इस समूह में आने वाले लोगों के मध्य जो एक सूत्रता निर्माण करनी है, इसके लिए बहुत बार लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जो, अगर मान के चलिए कोई एक नया कार्य होगा और उस नए कार्य के लिए खुद वहां पे जो प्रबंधक है या जो मुख्य व्यक्ति है वो भी नया है, और उसके अंतर्गत अन्य व्यक्ति कार्य करने वाले भी नए हैं, तो ऐसे में क्या होगा? जो नए लोग हैं, नया कार्य है, इनको सुचारू रूप से कार्यान्वित कराने के लिए उस व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा। और प्रशिक्षण के द्वारा क्या होगा? समूह गतिशीलता का एक स्वरूप यहाँ पे जो बताया है प्रशिक्षण, उसके द्वारा कार्य में तीव्रता लाई जा सकती है, या कार्य अच्छे पद्धति से किया जा सकता है, नई चीजें सिखा के किया जा सकता है। इसीलिए समूह गतिशीलता के स्वरूप में यहाँ पर प्रशिक्षण का अंतर्भाव किया गया है। उसके बाद है विकास के अवसरों की उपलब्धता। अब विकास के अवसरों की उपलब्धता समूह गतिशीलता में कैसे आएगी? तो समूह जब कार्य करता है तो उस कार्य के अंतर्गत हम अगर विकास की, प्रगति के अवसर उन्हें उपलब्ध करा दे तो उन अवसरों के द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा मिलती रहती है कि हम यह जो कार्य कर रहे हैं समूह के अंतर्गत, इससे हमारा विकास हो रहा है, इससे हमारी प्रगति हो रही है। और वो प्रेरणा, जो वो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, दोनों तरीके से उन्हें जो प्रेरणा मिल रही है, अब आंतरिक और बाह्य प्रेरणा कैसे होगी? तो दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, जैसे कि आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य मोटिवेशन क्या होगा? कि जिसका कार्य सराहनीय है, जैसे कि ये ग्रुप हमने यहाँ पे बना लिया, अब इस ग्रुप में हो सकता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी है और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं। तो जो वरिष्ठ अधिकारी है, अगर वह अपने समूह का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, उसके समूह के मध्य न्यूनतम इसमें क्वांटिटी में मतभेद हो रहे हैं, कार्य करने का जो रूप है, स्वरूप है, वो बेहद उम्दा है, तो ऐसे स्थिति में ये थोड़ा श्रेय हम वहां पे वरिष्ठ अधिकारी को भी दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, जब वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अच्छे रूप से कार्य का संचालन किया जा रहा है, तो इस परिस्थिति में उसे उसके फलस्वरूप कुछ मिलना चाहिए। तो जो जिन लोगों के द्वारा या
प्रबंधन की प्रक्रिया में आने वाले जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है या उच्च स्तरीय अधिकारी है उनके द्वारा उसे प्रशंसा की जा सकती है या कोई मौद्रिक स्वरूप का पुरस्कार दिया जा सकता है, बढ़ोतरी की जा सकती है उसके ओहदे में, या उसका तबादला जो एक समूह अच्छा कार्य नहीं कर रहा वहां किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये प्रेरणा देने के स्रोत है। यहाँ का कार्य आपने बहुत अच्छा कर दिया, अब आप पर जिम्मेदारी है कि आप दूसरे समूह को भी अच्छे रूप से कार्यान्वित कर सके। तो ये हुआ बाह्य प्रेरण जो दूसरों के द्वारा दिया गया। उससे फिर उसके काम में और तेजी आई कि मैंने एक अच्छा काम किया तो उसके द्वारा मुझे कितना सराहा गया मेरे काम को। फिर उसे आंतरिक प्रेरणा भी मिलती है कि मैंने और अच्छा काम करना चाहिए। तो ये जो बाह्य और आंतरिक प्रेरण है ये कहीं ना कहीं विकास के अवसर होते हैं, प्रगति के अवसर होते हैं और ये उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे समूह में गतिशीलता निर्माण होती है। फिर यहाँ का जो मुख्य व्यक्ति था इसका तबादला हो गया दूसरे समूह को सही करने के लिए, लेकिन इसके हाथ के नीचे ये बी ने काम किया है और ये भी कार्यकुशल है, तो हो सकता है बी को बढ़ोतरी मिलके एक ही जगह मिल जाए। मतलब फिर यहाँ पे जो बाकी लोग हैं कार्य करने वाले, इनके मन में चाह निर्माण हो गई कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी यहाँ पर अच्छी पोस्ट, अच्छा ओहदा, अच्छा कार्य करने का मौका मिल सकता है। इसीलिए समूह की गतिशीलता को करने के लिए विकास के अवसरों की उपलब्धता कराना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो जैसे थे वाली अगर स्थिति रखे तो यहाँ पे विकास नहीं होता। उसके बाद का अंतिम मुद्दा है सामूहिक प्रयत्न या सामूहिक कोशिश। तो जब हम समूह गतिशीलता को इतने वक्त से पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ तक हम जान गए हैं कि समूह किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बन रहा, कम से कम 2 या उससे अधिक, जैसे कि हमारा ये 6 व्यक्तियों का समूह है। तो जहाँ एक से अधिक व्यक्ति आ गए वहां पर कोशिश एक की नहीं होती, सबके द्वारा कोशिश की जाती है, सब वहां पर कार्यरत होते हैं। इसीलिए ये जो कोशिश है ये सामूहिक कोशिश कहलाती है, सबके द्वारा एकीकृत होके किया गया काम कहलाता है। और एकीकृत कार्य या सामूहिक कार्य गतिशीलता प्रदान करता है समूह के कार्यों के मध्य। तो यहाँ आज हमने समूह गतिशीलता का तात्पर्य तथा समूह गतिशीलता का स्वरूप अध्ययन किया है। जब मेरा दूसरा वीडियो आएगा तो वहाँ पे हम समूह अथवा संघ की रचना का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और 15 तारीख से कॉलेज में आइए। धन्यवाद।